बीजेपी की बल्ले बल्ले। क्यों बल्ले बल्ले? ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चीज, लेकिन ऐसी चीज है जो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि बीजेपी की क्यों बल्ले बल्ले। और कुछ ऐसी जो बातें हैं उसके ऊपर भी, आज संडे का दिन है तो उसके ऊपर भी बताऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा, त्विषा जो है केस चल रहा है वो काफी है आजकल। और उसके बाद आप बंगाल में क्या चल रहा है ये सब। तो जो मोटा मोटी आज का जो खबर है उस पे हम चर्चा करेंगे और बताऊंगा कि क्या क्या आज के टाइम में देखेंगे कि चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो बीजेपी के बल्ले बल्ले की हो। बीजेपी के बल्ले बल्ले इसलिए है कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कि बीजेपी का जो सेकंड जनरेशन जो है, मोदी के बाद कौन। ये आपने सवाल बहुत सुना होगा कि मोदी के बाद कौन, मोदी के बाद कौन। और अब ये है कि मोदी के बाद कौन पता चल गया आपको। देखिए, एक आदमी को, जो लोग भी बीजेपी के समर्थक थे, जो वोटर थे, उनके दिमाग में एक सवाल होता है, भाई मोदी तो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके समर्थक की बात कर रहा हूँ। मैं क्या मानता हूँ मैं पूछेगा तो बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो मैं अपने ओपिनियन बताने के लिए नहीं बना रहा। तो लोगों के दिमाग में था कि मोदी के बाद है कौन। तो लोग आता, मोटा मोटी यही दिमाग में आता था कि भाई अमित शाह है। और उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। और मैं कह रहा हूँ कि इस समय अगर पॉपुलैरिटी के रूप में देखा जाए तो ये अमित शाह से लेकर मोदी जी भी मानते हैं कि आज के टाइम में जो योगी जी की पॉपुलैरिटी है वो काफी बड़ी पॉपुलैरिटी है। उसका वजह ये है कि एक घटना घटी जब शुभेंदु अधिकारी का, जो आपने देखा होगा कि जब उनका वो एज ए मुख्यमंत्री वो शपथ ले रहे थे, उस समय मोदी जी के पास भी गए, वो अमित शाह से भी मिलने गए, लेकिन उस तरह वोटिंग नहीं हुई। जब वो योगी आदित्यनाथ के पास गए तब बहुत जबरदस्त हल्ला हुआ, शोरगुल, लोग चिल्लाने लगे। वो चीज देख के, और उसके पहले भी आपने देखा होगा कि जब पहली बार जब अमित शाह जा रहे थे और योगी आदित्यनाथ आके बैठ रहे, तब भी वोटिंग हुआ था। और मजबूर हुए अमित शाह भी पीछे मुड़ के देखने के लिए कि इस तरह का, मतलब जिस तरह से भी लोग मतलब शाउटिंग करने लगे, तो वो पता चलता है कि इस आदमी की पॉपुलैरिटी कितनी है। और ये बात शुभेंदु अधिकारी जानते थे, इसलिए बार बार हर चुनावी सभा में वो बोलते थे कि योगी मॉडल चलेगा। क्योंकि जनता भी, वहां के लोग जानती थी कि देवेंद्र फडणवीस, मैम ठीक है कांग्रेस की सरकार से अच्छा है जो ऐसे इलीगल जो माइग्रेंट है या घुसपैठी है उन पे कार्रवाई कर रही है, अभी शुरू हुआ है। लेकिन ढीला ढाला आदमी है, मतलब मैं तो मुंबई में रहता हूँ, ढीले ढाले आदमी। और जिस तरह से पत्थर उठा के फेंका, शायद उत्तर प्रदेश में फेंका होता तो पता चलता है उसका क्या हालत है। तो वो है, लेकिन उस लेवल का नहीं है जो योगी आदित्यनाथ ने। तो लोग जो जो चाहते हैं कि ऐसे घुसपैठियों का, ऐसे लोग जो लोगों के, आम पब्लिक के जीना दुभर कर दिया, उनके लिए ऐसा दवाई होना चाहिए। तो वो दवाई योगी जी के पास ही है। और योगी जी इसका मतलब बोलते भी हैं खुले मंचों पे। आप जानते हैं जब से लोग उनको, जब सांसद बने थे तब से लोग उनको जानते हैं कि वो कितना ब्लंट थे। जब सहारनपुर में जब राइट्स हुए तो उस समय गए थे वो, तब क्या हुआ था, इस तरह कई जगह उनको इस तरह का। और पुराने आप भाषण निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कितने ब्लंट थे बोलने में। ऐसा नहीं कि आज बोल रहे हैं, वो पहले से ही बोल रहे हैं। तो वो चीज लोगों की एक बहुत बड़ा फैक्टर था जो बीजेपी को बंगाल में जिताया। लोगों में उम्मीद दिख रही थी। और शुभेंदु अधिकारी बार बार ये बोल भी रहे थे हर मंच पे कि ये योगी मॉडल होगा। कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुआ ना, घुस थी माफिया पे, सब पे, वो यहाँ भी चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों में विश्वास की बात है। तो एक आप मानेंगे, लेकिन आज के टाइम में देखें तो जिस तरह से हेमंता विश्व शर्मा ने भी अपना, आप देखेंगे जिस तरह से उसने एक्शन लिया उन्होंने, और अपना एक इमेज बनाया है, जहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट में, देखिए क्या होता है ना, इसको पकड़ने के लिए दो ही चीज है। आप एक मुख्यमंत्री, ठीक है, अमित शाह तो गृह मंत्री हैं और सेंटर के लीडर हैं, तो वो कहीं जाते हैं तो ठीक है, लोग जानते हैं। लेकिन एक स्टेट का मुख्यमंत्री अगर वो दूसरे स्टेट में जाता है और उसके वो वोट बैंक को, मतलब आप बोल सकते हैं प्रभावित कर सकता है, तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कितना ज्यादा मतलब पॉपुलर है।
और ये योगी आदित्यनाथ अभी बोल रहे थे कि मैं साउथ में गया था, हैदराबाद में लोग भाषा नहीं जानते, मेरे को मेरी भाषा नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी जय श्री राम बोलते हैं। मतलब वो मानते हैं इस बात को इनडायरेक्टली कि लोग उनको मानते हैं, उनके फैन हैं। और मेरे तो कई लोग, मैं जहाँ पे वर्किंग करता हूँ वहाँ पे कई लोग साउथ के हैं, वो लोग मानते हैं कि और ये कई बार न्यूज में भी आया है कि जहाँ पे मोदी जी नहीं जाते, शुरू से ही योगी आदित्यनाथ का लोग डिमांड करते हैं कि योगी जी को आना चाहिए। तो अब हेमंता विश्व शर्मा, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो आपने देखा भी कि शुभेंदु अधिकारी अभी उनका आया कि शेर की खाल उड़े इस बिल्ली ने लोकतंत्र का गला घोटने, फाल्टा में कमल खिलते ही आया शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन। ये उन्होंने बोला, जिस तरह आपने देखा होगा कि कुख्यात डायमंड हार्बर मॉडल अब त्रिमूल घाटे के मॉडल में तब्दील हो चुका है। सर्वप्रथम मैं फाल्टा की जनता को नमन करता हूँ। ये शुभेंदु अधिकारी जीत गए फाल्टा, उसके बाद उन्होंने बताया उन परम पूज्य पूज्यों को उन्होंने फाल्टा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवाशीष पांडे को विधानसभा में भेजने के लिए भारी बहुमत दिया। मैं फाल्टा के मतदाताओं को विशेष रूप से आभारी हूँ। मैं उनसे भाजपा के उम्मीदवार को 1 लाख वोटों से जिताने के लिए, 1 लाख वोट, जो बंदा गाड़ी पे चढ़ के बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सोचिए। और जीत का अंतर 1,08,000 वोटों से है। मतलब ये उन्होंने बातें बोली है। और ऐसा कोई अपराध नहीं जैसे इस ठग ने अंजाम न दिया। उन्होंने ये जो जहांगीर है ना, उसके बारे में उन्होंने बोला कि आप सोचिए कि वो सुना कि चौथे नंबर पे है। वो बंदा जो है यहाँ से चुनाव जिनके लोगों को जो धमकियां देता था, वो इस समय चौथे नंबर पे है। उन्होंने बोला कि हम विकास के माध्यम से इस रूट को चुकाएंगे। और स्वामी फाल्टा के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, ये सब जो हटाइए। उसके बाद हाँ, इस पार्टी ने सार्वजनिक धन लूटा, लोगों की मेहनत की कमाई को जबरन वसूला, गिरोहों को और धमकियों की संस्कृति के माध्यम से उस पर कब्जा कर लिया। ये एक धोखेबाज जो अचानक सत्ता में आए कमांडर का खिताब जीत लिया। तो उन्होंने इसके बारे में लिखा कि अपना खुद का आपराधिक गिरोह बनाने के लिए शेर की खाल में लिपटी बिल्ली ने लोकतंत्र गला घोटने से भी परहेज नहीं किया। तो उन्होंने, अब आप जानते हैं कि चौथे नंबर पे है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी, मतलब अभी तो अब चुनाव जीते, 5 मई को रिजल्ट आया था। और आप देखिए अभी मई का महीना ही चल रहा है, जून भी नहीं शुरू हुआ और ये 24 तारीख है। मतलब 20 दिन में जो बदलाव आपको सड़कों पे, चाहे रात को टहलते हुए, या जिस तरह से इलीगल जो घर बने हुए थे उस पर बुलडोजर कार्रवाई जो देखने को मिलेगा, और जिस तरह से केस हो रहा है, जो आपने देखा होगा, जो हाँ, जो संदेह खाली में जो बंदा था उसको जिस तरह पकड़ के ले जाएंगे, ये सब चल रहा है वहां पे। यानी कि आप देखेंगे तो एक नया बंगाल देखने को मिलेगा। तो इस समय बीजेपी में 4 ऐसे लीडर हैं जो धीरे धीरे जनरेशन में तैयार हो रहे हैं। पहला अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, उसके बाद हेमंता विश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, ये लोग नेक्स्ट जनरेशन। मैं देवेंद्र फडणवीस को उस लाइन में नहीं मानता। काम करने में ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उनकी, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, छवि बहुत अच्छी है उनकी, या उनके लोग दीवाने हैं, ऐसे नहीं है। मतलब जैसे मोदी जी के लोग दीवाने हैं, योगी जी के दीवाने हैं, शुभेंदु जी के अधिकारी के दीवाने होते जा रहे हैं लोग, हेमंता भाई के दीवाने हैं लोग। वो चीज आपको, हाँ, लोग बोलेंगे अरे हाँ ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोग जो अगर समर्थक भी होंगे तो यही बोले, लोग दीवाने नहीं है। मैं हमेशा बोला कि लोग वोट देते हैं, अगर ये जीत गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने चुनाव वो जीता है। सब मोदी जी के नाम पे लोग वोट देते हैं। चाहे वो, उनको पता है कि बीएमसी का चुनाव में, या हमारे यहाँ मेरा भाईंदर में चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी तो आगे करेंगे ले, लेकिन लोग बीजेपी को मोदी जी के नाम से ही वोट देते हैं। अब वो माने ना माने अलग बात है, शायद मोदी जी को पता भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है। ये चीज है। इसके बाद अगर आप देखें, दूसरा मैं आपको न्यूज बता रहा था, जो ये बड़ा टॉपिक हॉट चला है, जो कि मुझे लग रहा है आप लोग को जानना चाहिए, ट्विसा का केस। मीडिया जो है पहले से ही सूट, जो होता है ना, एक तरह से इमेज बायस्ड हो जाती है। आप प्रभावित मत करो। तो कभी भी क्या होता है ना, कि कभी भी आप ऐसे न्यूज अगर दिखाते हैं या प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को आप एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। आपको निष्पक्ष होके, अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है या किसकी वजह से ये घटना घटी, तो ये मान के चलिए कि आपका आपका आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी जिम्मेदारी है दोनों पक्षों की बातों को दिखाना, कि दोनों तरफ से जो है क्या, ऐसा क्या है
जो दोनों को दोनों पक्ष में दिखाना चाहिए। जो आप एक आप दिखाएँगे कि नहीं भाई, जो उसका पति है और वही मेन इसमें एक्यूज़ है, तो आपके पास पता नहीं है, अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, अभी इसके ऊपर जाँच चल रही है। आपको कैसे पता है कि ये जो है, अभी ये सब घटनाएँ घटी हैं। अभी दूसरा पोस्टमार्टम हुआ इसके बंदी का। दूसरा पोस्टमार्टम जो कि इसका कर दिया गया, पहले पहले हुआ था, बाद में। तो अब ये कहानी ये है कि देखिए, लड़की का पक्ष तो सब लोग दिखा रहे हैं, लेकिन लड़के का पक्ष कोई दिखाने को तैयार नहीं। वो मान के रखे हैं न्यूज वाले कि भाई वो बंदा जो है ना, समर सिंह, उसने अपनी बीवी को कि जो भी इस अंजाम तक पहुंचाया, और उसमें उनकी जो माँ मतलब सास जो है वो इन्वॉल्व। लेकिन अगर एक चीज से चलने चले कि अभी तक जो है तो 11 दिन हो गए। अब लोग बोलते हैं अरे यार वो भाग गया था, कि अगर अगर वो सही था तो भाग कैसे गया, उसको कोर्ट के सामने नहीं भागना। ये मीडिया वालों की दलील है। ये तो पवन खेड़ा से भी पूछना चाहिए था कि पवन खेड़ा क्यों भाग गए थे। पवन खेड़ा के लिए अलग रूल है, इनका ऐसे कितने जो नेता होंगे जिनके ऊपर ईडी की छापे पड़ती है, या किसी के भी छापे, पुलिस की छापे, सीबीआई की छापे पड़ते हैं, तो वो नदारत हो जाता है, बाद में आता है। हर आदमी को अधिकार है अपने तरीके से कानून के समक्ष आना, जब उनके हिसाब से लगेगा कि भाई माहौल है। तो इसके पहले अभी भागने का प्रयास, अब जो ये मीडिया वाले चला रहे थे कि वो बंदा फॉरेन भाग रहा है, भागा वो नहीं आया ना, कोर्ट में आया। पूरी फैमिली यहाँ पे है, जो भागा उसके बारे में कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन एक आदमी की हिम्मत नहीं हुई। ये कौन है सुकन्या देवी? ये सारे मीडिया वालों के लिए चैलेंज है कि किसी के भी गांव में दम है ना, तो कोई सुकन्या देवी के बारे में बता दे, कौन थी सुकन्या देवी। यही बोलेंगे अरे ये आरोप लगाया था, ये आरोप बोल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होगी पूरी कहानी बताने की। चलो आरोपी था, कहानी तो बताओ कौन कौन इन्वॉल्वमेंट था, किसके ऊपर आरोप लगे थे। अरे ये भी तो आरोपी है, तो साबित थोड़े ना हो गया, अभी ट्रायल चलेगा। आप सोचिए कि बंदी को अभी उसके 4 घंटे, वो 3 घंटे उसने मतलब करीब करीब पता नहीं कब की टाइम है, सीसीटीवी फुटेज आया जहाँ पे वो किसी पार्लर में मसाज करवा रही है, शीशे के ऊपर पैर है। एटीट्यूड देखिए। आप बिना जाने कि आप अगर वो प्रताड़ित करते उनको हो तब, तो ये आप 3 घंटे जाके पार्लर में बिता सकते, समय घर का काम भी तो करना चाहिए। आपके पास बोल रहे हैं आपका पैसे नहीं थे, मतलब ये लोग पैसा नहीं देते थे, फिर 7 लाख कहाँ चला गया, 7 लाख किसने पैसा दिया। तो ये जो चीज है ना कि आप 7 लाख पैसा दिया, उसके बाद कई चीजें जो आ रही है, अगर देखा जाए इसमें कि जो कुछ घंटे पहले हुआ है, वो कई बार वो आती थी, वो सैलून की जो मेंबर है, जो वहां पे आप देखेंगे कि जो ऑनर है, उसने बताया कि वो ऐसा नहीं, वो 7-8 बार आ चुकी है यहाँ पे। और वो मतलब वो बता रहे कि इस फिल्म में 12 मई को दोपहर करीब 3:12 बड़े सैलून पे आई, कुछ घंटे बाद ही भोपाल में ससुराल में फांसी पे जो भी है, और 6:15 पे गई। आप सोचिए कि 3 घंटे बंदी वो सैलून में रही। तो अब लोग बोले जब बंदी को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो सैलून में 3 घंटे का कैसे रह सकता है, जिसको जिसके ऊपर इतना दबाव हो, फैमिली एकदम दबाव पे रखी हो, तो कैसे बता सकता है कि भाई वो सैलून, आप सैलून पे देखिए, कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ पे वो आप आगे मिरर है, जहाँ पे लोग अपने कैंची वो रहते हैं, वो ऐसा नहीं है जो वो वाला कुर्सी है जहाँ पे आप सो के आप कराते हैं आप काम। तो अगर आप देखना चाहते तो एक एक चीज पे बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा ना, कि बंदी का एटीट्यूड क्या है। आप ये तो बता ही नहीं, उसको तो मुझे साबित कर दिया ना जो बंदा है। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया कि भाई वो बंदे जो बोल रहे हैं उनका भी अधिकार है बोलने का, कि भाई वो क्या, उनका जो उन्होंने बोला कि भाई हमने 7 लाख रुपया दिया, अब वो बोल रहे हैं कि भाई आपने इतना जगह कॉल क्यों किया। उनकी भी कॉल चेक कर लो, उन्होंने कितने जगह फोन किया होगा उसके बाद। हर आदमी के घर में कोई ऐसा घटना घटेगी तो वो घबरा जाता है, वो घबरा के अपने जानने वालों को फोन करेगा।
ये नेचुरल है। मान लो कल को आ जाएगा कि उन्होंने ऐसे ही नॉर्मली फ़ोन किया था फिर? अब आप बोल रहे हो कि मध्य प्रदेश के जो व्यक्ति बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की ना पुलिस ठीक है, ना वो तो यही केजरीवाल वाली बात हो गई कि जज भी ठीक नहीं है, वहाँ के पुलिस भी ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ठीक नहीं है, सीबीआई से। चलो भाई सीबीआई से जाँच करा लो। पता तो चलना चाहिए कि भाई इसके साथ हुआ क्या? मेरा ये मानना है कि जब तक ये मैंने ऐसी कितनी घटनाएँ मैंने पढ़ी नहीं है, 2-4 घटनाओं मैं खुद जानता हूँ, इस लेवल तक पहुँची नहीं कि जहाँ पे जिस तरह से लोग बताते हैं ना, एक तरफ़ा बताते हैं, चाहे लोकल न्यूज़पेपर हैं, चाहे कई चीज़ों को मैं जाना यहाँ पे, व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ। वो आपका कहानी अलग ही होगा उसके घर का। यहाँ पे क्या ना एक विक्टिम कार्ड है कि कोई भी घटना हो आपने देखा होगा कि अगर वहाँ पे अगर फीमेल होगी ना, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है और लोग एजेंडा चलाने लगते हैं, भाई इसके साथ तो अन्याय हो गया। आप सोचिए कि 2-2 बार उसने एक बार तो एबॉर्शन कराया, बाद में वो जो लोग फिल्मी लोग होते हैं उनका लाइफ कैसे होता है मैं बार बार बोलना नहीं चाहता आप लोग। यहाँ पे ये सब चीजें मतलब आपको बहुत ही अलग लेवल का लगेगा। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं तो जानता नहीं कुछ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर कि ये चीजें चले तो इसको मुझे लग रहा है कि सबको समय देना चाहिए और सब आदमी को एक एक चीज को बताना चाहिए कि भाई इनका ये वर्जन है, पति ये बोल रहे हैं, हमें नहीं पता है, उनका वर्जन है, जांच में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो माने कि अरे यार समझ भाग गया। अरे भाग गया तो पवन खेड़ा से कितने लोग भाग गए। लेकिन अब भाई तो आपने बोला क्या, पवन खेड़ा ने क्या, पवन खेड़ा तो बोला भी, उन्होंने बोला कि जो समर सिंह है उसने, उसका बयान आया कि 17 अप्रैल को उनकी गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद उनके व्यवहार में बदलाव आया, जबकि उन्होंने दावा किया था कि अजन्मे बच्चे के पिता के बारे में पत्नी से पूछे गए सवालों से परेशान हो गई थी। 5 महीने तक चले उनके वैवाहिक जीवन में दंपति के बीच तनाव आम बात। जब 12 मई को एक घटना घटी भोपाल में उनके पति, तो उसके बाद वे राजस्थान के अजमेर की यात्रा को लेकर झगड़ रहे थे। शुरुआती 2 घंटों के पूछताछ के दौरान समर सिंह ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद अस्पताल से लौटने पर दिशा शर्मा ने कहा कि वो अपने माता पिता के घर जाना चाहती है और घरेलू जीवन नहीं जी सकती। उन्होंने पुलिस को बताया कि वो उसी शाम दिल्ली के लिए रवाना हुई और नोएडा स्थित घर चली गई। बार बार समझाने बुझाने के बाद वो 23 अप्रैल को अपनी माँ और भाई के साथ भोपाल लौट आई, लेकिन तनाव जारी रहा। उसने बताया कि उन्होंने 24 अप्रैल के लिए बेंगलुरु की टिकटें पहले ही बुक करा ली थी और दिशा शर्मा शुरू से उनके साथ जाने को तैयार थी। बाद में उन्होंने दावा किया दिशा ने मना कर दिया और वह अजमेर में अपने भाई के पास जाना चाहती थी। समर्थ ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि इसी बात पर उनकी बहस हुई। उन्होंने बताया कि दिशा शर्मा उनकी मां के बीच हुई संदेशों में उनकी गर्भावस्था से लेकर तनाव का जिक्र था, साथ ही ससुराल के प्रतिकूल माहौल का भी वर्णन था। बार बार अपने माता पिता से उन्हें वहां से ले जाने की गुहार लगाई, एक संदेश में मेरा दम घुट रहा है। तो ये उनके पति जो उनके चैट का विषय है वो कई बार आया है। तो ये उनका वर्जन है उनके फैमिली का। लेकिन उन्होंने बताया कि भाई किस तरह से वहां पे बहस होने लगा, कि पहले उनका एटीट्यूड चेंज हो गया इस तरह से बाद में ये सब घटनाएं घटी। तो देखते हैं कि अब ये आया कि शुक्रवार को अदालत कक्ष में समर सिंह के व्यवहार ने सबका ध्यान आकर्षित। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान उसमें घबराहट या पश्चाताप का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखा। वे सीधे खड़े रहे और संभव संयमित भाव से वकीलों और अदालत में मौजूद लोगों को देखते रहे। उनका व्यवहार स्पष्ट रूप से शांत और आत्मविश्वासपूर्ण था। तो अब देखिए ये चीजें जो आने के बाद पता चला, ये न्यूज का ही आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि देने में अभी उसका जो जो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा दोबारा पोस्टमार्टम में क्या हुआ। क्योंकि वो लोग बता रहे हैं कि वो नशीली पदार्थें लेती है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये तो सब बाद में पता चलेगा। फिर डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए। तो एक एक चीज का इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये बातें आना चाहिए सामने कि कौन आदमी इसमें दोषी है। पहले से किसी को बना देना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे फैमिली मेंबर, ये बोल रहे हैं कि उनके फैमिली पैसा लेती थी, तो ये ट्रांजेक्शन से किस लिए पैसा लिया, ये सब जांच होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।